मैंने कलुआ को अंदर आने के लिए कहा। उसके अंदर आते ही मैंने उसे पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमने लगी। फिर कलुआ मुझे खेत में लिटाकर मेरे ऊपर सवार हो गया। उस समय मैं कलुआ के लिए औरत और कलुआ मेरे लिए मर्द था। मेरा मन सुख से भर गया था। कलुआ मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद आगे क्या हुआ देखते हैं इस कहानी में। सोहन के यहाँ मैं छोटी के बाद आई थी, लेकिन मझली मैं ही कहलाई। सोहन के पास 20 गांवों की माल गुजारी थी। महलनुमा बड़ी हवेली के बीच में दालान और आगे सोहन की बैठक थी। हवेली के दरवाज़ों पर 24 घंटे लठैत तैनात रहते थे। हाँ, तो बड़ी ही सोहन के सबसे करीब थीं। जब सोहन कहीं जाते थे तब वे घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती थीं। उनमें दया धर्म नहीं था। पूरे गांव पर उनकी पकड़ थी। कहाँ से कितना पैसा आना है, किसके ऊपर कितना पैसा बकाया है, इसका पूरा हिसाब उनके पास था। सोहन 65 साल के आसपास हो चले थे और बड़ी 60 के करीब थीं। सोहन को बस एक ही गम था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की थी और 5 साल बाद अब मुझसे। छोटी को राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना उनकी आदत थी। वह 40 के आसपास हो चली थीं, लेकिन उसके आने के बाद भी सोहन का गम कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसीलिए सोहन ने मुझसे ब्याह रचाया था। मेरी उम्र यही कोई 20-22 साल के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार धूमरी गांव में जब सोहन आए थे तब मैं बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रही थी। सोहन ने मेरे इस काम की तारीफ़ की थी और वे मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और ना जाने क्यों उनके दिल में आया कि शायद मेरी वजह से उनके घर में औलाद की खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पिताजी की सोच थी कि इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ना इज्जत की बात है। खैर, बहुत शानो शौकत के साथ सोहन से मेरा ब्याह हुआ। जैसा कि दूसरी जगह होता है, सौतन आने पर पुरानी औरतें जलन करती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी थी और छोटी मुझे सोहन के कमरे तक ले गई थी। मेरे लिए शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थीं, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत से गांव में खेलने वाले तो बहुत लोग थे, पर इज्जत देने वाले नहीं थे। इसलिए जब सोहन के यहाँ से रिश्ते की बात आई तब मैंने भी ना नुकुर नहीं की। अब बड़ी और छोटी के कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए आपसी तनातनी वाली कोई बात भी नहीं थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बड़ी ही सोहन के साथ गांव-गांव जाती थीं और वसूली करती थीं। ऐसे ही एक बार वे रंभाड़ी गांव गईं। वहाँ सब किसानों ने तो अपने कर्ज का हिस्सा सोहन को भेंट कर दिया था, लेकिन सिर्फ कलुआ ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, सोहन जी, ओले गिरने से फसल बर्बाद हो गई है। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ़ कर दें तो अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने लठैतों से कहा, बांध लो इसे, इसकी सज़ा हवेली में तय होगी। मैं जब सोहन के यहाँ आई तब पहले तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं दी थी, लेकिन सोहन चाहते थे कि मैं भी इस हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे मैं हवेली में रच बस गई और वक्त ज़रूरत पर सलाह देने के साथ साथ हवेली के काम काज में भी हिस्सा लेने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ
कि सोहन आ गए हैं। बड़ी ने अपना कोड़ा हवा में लहराया। तब मुझे एहसास हुआ कि आज भी किसी पर जुल्म ढाया जाना है। अब मैं भी झरोखे में आ गई और बैठ गई। कलुआ को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया था। अब बड़ी सोहन के इशारे का इंतजार कर रही थी कि उस पर कोड़े बरसाना शुरू करें। मैंने अपनी नौकरानी से उनको मारने की वजह पूछी। तब उसने बताया, मजली मालकिन, यहाँ तो सब होता रहता है। अरे, कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा? कलुआ थर थर काँप रहा था। तभी मैंने उस नौकरानी से सोहन के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी वहाँ सोहन आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, सोहन, ये कलुआ मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक देते हैं। पड़ा रहेगा, हवेली और खेत खलिहान के काम तो करेगा ही। यह मजबूत लठैत भी है। सोहन को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने कलुआ को 10 कोड़े की सज़ा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से कलुआ को बुलवाया। हवेली में कोई भी मर्द औरतों के आमने सामने बात नहीं कर सकता था, इसलिए बात करने के लिए बीच में पर्दा डाला जाता था। कलुआ ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, मझली मालकिन जी, आदेश। झीने पर्दे में से मैंने कलुआ को एक निगाह देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर एक पसीने की बूंदें एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थीं। उसे देखते ही मेरे तन की उमंगें और मन की तरंगें उछाल मारने लगीं। मैंने कलुआ पर रोब गांठते हुए कहा, तो तू है कलुआ? अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, समझा? यह सुनकर कलुआ घबरा गया और बोला, आदेश मझली मालकिन। मैंने कहा, इधर आ। यह जो सोहन जी की बैठक है, उसके ऊपर मयान, पुराने छतों में छत इन पर बनाई जाती थी। में हाथ से झलने वाला पंखा है, उसकी डोरी निकल गई है, ज़रा उसे अच्छी तरह से बांध दे। मैं अब भी पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। कलुआ बंदर की तरह दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांध दीं। इसके बाद बैठक को साफ कर अच्छी तरह जमा दिया। दोपहर को सोहन ने बैठक का इंतजाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में नौकरानी से पूछा, तब उसने मेरा नाम बताया। सोहन की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने सोहन से कहा, इस कलुआ को हवेली की हिफाजत के लिए रख लेते हैं, और कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे भी रख लिया करूँगी। सोहन ने मेरी बात मान ली और मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कलुआ के ऊपर सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूरी पर खेत था। खेत में मकान बना था, जिससे हवेली का कोई आदमी वहां जाए तो उसे कोई परेशानी ना हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने के लिए कहा। बैलगाड़ी के चारों डंडे पर चादर बांध दी गई थी, जिसके बाहर वे किसी मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर नहीं पड़े। चूँकि बड़ी अब 60 के पार हो चुकी थीं, इसलिए ये सब बंदिशें उन पर तो नहीं थीं। छोटी पर कम और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा थीं। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए थे, और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई और कलुआ बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने कलुआ को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगीं। कलुआ अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूँगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज हो गई थी और कलुआ छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने कलुआ को अंदर आने के लिए कहा। तभी जोर से बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए कलुआ को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं कलुआ के लिए औरत और कलुआ मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। कलुआ मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर के कमरे में नौकरानी
जो अभी भी सो रही थी, को झिड़क कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ा कर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने कलुआ को दालान में बुलवाया और बड़ी से कोड़ा लेकर कलुआ पर एक ही सांस में 10 से 20 कोड़े बरसा दिए। मेरे इस बर्ताव की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सोहन और बड़ी खुश हो रहे थे कि मजली भी अब हवेली के रंग ढंग में रच बस रही है। और उधर कलुआ अब भी यह नहीं समझ पाया था कि आखिर मजली मालकिन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो यह थी कि कलुआ को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ है उसके लिए चुप रहना है, वरना दूसरी, सोहन और नौकरानी को यह एहसास दिलाना कि मुझे कलुआ से कोई लगाव नहीं है। तीसरी यह कि अगर हवेली में मेरे से बारिश आता है तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने सोहन को रात के कमरे में गुजारने की गुजारिश की, इतनी अदाओं के साथ की कि वे मना नहीं कर सके। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि यह औरतों वाला तिरिया चरित्र मुझ में कहाँ से आ गया, जिसके बल पर मैं अपने इरादे पूरे कर रही थी। अगले दिन मैं पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी से कलुआ को बुलाकर हवेली की साफ सफाई कराई। वह अभी भी डरा और सहमा हुआ था। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज सोहन की खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दावतों, कव्वाली और नाच गानों का दौर चल रहा था। कब रात होती, कब सुबह मालूम नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरियों में पड़ा था, खुशियाँ मनाने में खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर चल रहे थे, दान धर्म चल रहा था। और हो भी क्यों नहीं, सोहन का बारिश जो आ गया था। बड़ी और छोटी भी औरत थीं और इतने दिनों तक हवेली को बारिश नहीं देने की वजह वे जानती थीं, लेकिन इसके बावजूद वे समझ नहीं पा रही थीं कि मजली ने यह कारनामा कैसे कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कर दो यार सब्सक्राइब।